हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये घटना चक्र की बुक है। ये बुक 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक विचारधाराओं से रिलेटेड थ्योरीज हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि के अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि के मापन एवं परीक्षण, भाषा और विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरीज दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वृद्धि एवं विकास के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। आगे के कॉन्सेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बाल्यावस्था के बच्चे का अध्ययन किया जाता था, परंतु बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किशोरावस्था तक होता है। इसीलिए आगे चलकर बाल अध्ययन की उम्र को जन्म से 18 वर्ष तक कर दिया गया तथा विषय का नाम बदलकर बाल विकास रखा गया। बाल विकास का साधारण अर्थ बालक का विकास है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से बाल विकास कहा जाता है। ये परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और भाषाई होते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की प्रमुख परिभाषाएं हैं। हरलॉक के अनुसार बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करने के समय होते हैं। बर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आइजेंक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जो बालकों के विकास के सभी महत्वपूर्ण आयामों का अध्ययन करता है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः ये सभी विषय आते हैं। बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास के सभी आयामों का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन और व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बाल विकास के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट।
विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करती है। विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से। इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, जो यह बताता है कि सामान्यतः विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलता रहता है। इसकी गति मंद हो सकती है, कभी तीव्र हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक समान आयु के बालकों या बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषाई विकास में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगतता के अनुरूप होती है। इसे व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें भिन्नता अवश्य पाई जाती है। वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से मानव विकास का अपना एक अनोखा इतिहास होता है। तीसरा है परिमार्जनीयता का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार पोषण एवं शिक्षा के द्वारा वृद्धि एवं विकास की गति की दिशा को एक निश्चित दिशा में अग्रसारित किया जा सकता है तथा वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि विकास निम्न क्रम में होता है। विकास का क्रम इस प्रकार है। पहला है सेफेलोकॉडल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल विकास का क्रम है। इस नियम के अनुसार मानव विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर अग्रसर होती है, अर्थात गर्भावस्था से सबसे पहले सिर, फिर धड़, फिर अंग, फिर उंगली और नाखून का निर्माण होता है। विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। बालक पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, तत्पश्चात टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं का विकास क्रम यही रहता है। सेफेलोकॉडल मॉडल के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले अपने सर पे और सबसे अंत में अपने पैरों पर नियंत्रण स्थापित करता है। सेफेलोकॉडल के अनुसार विकास सिर से लेकर पैर तक इस दिशा में चलती है। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसे निकट दूर का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें विकास ऊपर से नीचे की ओर तथा मध्य से बाहर की ओर होता है। विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों और तत्पश्चात संयुक्त विकास होता है। उदाहरण, पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। प्रॉक्सिमोडिस्टल के अनुसार सबसे पहले मध्य के अंगों का विकास होता है और उसके बाद किनारे के अंगों का। एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय रहता है। अलग अलग अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल व सहज बनाता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय रहता है। नेक्स्ट है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है। बालक एक समान गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाने हेतु आगे बढ़ता है। इस प्रकार से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता है। वर्तुलाकार को स्पाइरल कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार का होता है। कोई चीज बढ़े या घटे, दोनों को ही विकास कहा जाता है। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत वही है कि विकास में हम लोग कुछ सीखते हैं, फिर स्थिरता आती है, फिर सीखते हैं, फिर स्थिरता आती है और इस तरीके से विकास चलता रहता है। ये विकास की यात्रा का प्रारंभ बिंदु है, जो इस प्रकार से चल रहा है।
इसमें पीछे मुड़कर पहले के विकास को अस्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है और आगे बढ़ने की दिशा इस प्रकार से है। विकास इस रूप में लंबवत सीधा नहीं होता, बल्कि ये स्पाइरल होता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार गामक विकास तथा भाषाई विकास एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का एक निश्चित क्रम पाया जाता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसी तरह से भाषाई विकास का भी क्रम होता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक क्रम में चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गर्भावस्था के बाद बाल्यावस्था आ जाए और उसके बाद शैशवावस्था, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगी। विकास एक क्रम में ही चलेगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये सूत्र वुडवर्थ ने दिया था। इसके अनुसार बालक कुछ अपने हेरिडिटी से लेकर आता है और वो जिस वातावरण में रहता है, ये दोनों मिलकर ही बालक का विकास करते हैं। अगला है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास को देखकर उसके भावी विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है सरल से जटिल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सरल गतिविधियां करता है और बाद में जटिल क्रियाएं करता है। नेक्स्ट है द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। विकास की गति एवं दर की असमानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति तथा दर एक समान नहीं होती। विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र परंतु बाद में धीमी पड़ जाती है। यह गति किशोरावस्था में पुनः तेज होकर आगे धीमी पड़ जाती है। विकास के कारण होने वाले परिवर्तन ये दो प्रकार के हैं, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में आकार में परिवर्तन जैसे लंबाई, चौड़ाई, अन्य अंगों में वृद्धि, हृदय, फेफड़ा, आंत, मांसपेशी का विकास। अनुपात में परिवर्तन, आयु के साथ विभिन्न अंगों में अनुपातिक वृद्धि होती है और नई आकृतियों की प्राप्ति जैसे दूध के दांतों का गिरना तथा अस्थायी दांतों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, यौन ग्रंथियों का विकास, ये सभी शारीरिक परिवर्तन हैं। मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत बौद्धिक क्रियाओं में परिवर्तन, आयु के साथ साथ अधिगम, चिंतन, स्मरण, तर्क आदि में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन। नवजात शिशु की भाषा रोना होती है, बिलबिलाना होता है, चीखना आदि होता है, जो आयु के साथ बदल जाती है। मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों में परिवर्तन और व्यवहारगत परिवर्तन। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का संयुक्त परिणाम है। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं। इसके मुख्य कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रजाति, पौष्टिक भोजन, निद्रा व विश्राम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, विद्यालय, लैंगिक भिन्नता और परिवार। वंशानुक्रम। प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों के मिश्रित समूह को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। अतः वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगफल है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। थार्नडाइक ने बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण वंशानुक्रम को माना है। कैटल
व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारक वंशानुक्रम को मानते हैं। वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिसमें कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। किसी व्यक्ति का वंशानुक्रम उसके माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के वे गुण हैं जिन्हें व्यक्ति उनसे जन्मजात रूप से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम एक अमूर्त तथा जैविकी दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। वंशानुक्रम के अंतर्गत बुद्धि, मूल शक्ति, व्यावसायिक योग्यता, शारीरिक लक्षण, सामाजिक स्थिति और चरित्र आता है। दूसरा कारक है वातावरण या पर्यावरण संबंधी। बाल विकास पर वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव इस प्रकार है। वातावरण संबंधी कारक है बुद्धि, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और मानसिक विकास। लैंगिक भिन्नता। बालकों की तुलना में बालिकाओं का मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है और बालकों की तुलना में बालिकाएं अपेक्षाकृत जल्दी विकसित व परिपक्व होने लगती हैं। परिवार। बालक का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार में उसकी क्या स्थिति है। जहाँ तक सीखने की बात है, छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की अपेक्षा शीघ्र सीखते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट है विद्यालय। बालक के लिए विद्यालय जाने का साधारण अर्थ विकास करना होता है। बालक विद्यालय जाने से पूर्व तक आत्म केंद्रित रहता है। बालक विद्यालय जाकर श्रम की महत्ता, अनुशासन आदि गुण तो सीखते ही हैं, साथ ही सामाजिक दायित्वों को भी सीखते हैं। अतः विद्यालय बालक के समाजीकरण का सक्रिय साधन होता है। विद्यालय को शिक्षा का औपचारिक साधन होने के संबंध में जॉन डीवी ने कहा है कि बिना औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों का हस्तांतरण संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं। विद्यालय संबंधी परिवेश तथा कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं इस प्रकार हैं। बाल विकास। विद्यालय का वातावरण, खेल एवं शारीरिक गतिविधियां, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, पाठ्येतर क्रियाकलाप, शिक्षण विधियां और समय विभाजन चक्र। पौष्टिक भोजन। सारेंसन ने पौष्टिक भोजन को शारीरिक विकास का परम मित्र कहा है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। थायराइड ग्रंथि के स्राव का संबंध बालक की लंबाई से होता है। थायराइड ग्रंथि बालक की लंबाई से रिलेटेड होता है। पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव का संबंध हड्डियों और दांतों के विकास से होता है। पैराथायराइड ग्रंथि का संबंध हड्डियों और दांतों से होता है। जनन ग्रंथियों पर पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के लक्षण निर्भर करते हैं। निद्रा व विश्राम। शैशवावस्था में 12 घंटे, बाल्यावस्था में 10 घंटे तथा किशोरावस्था में 8 घंटे की निद्रा को पर्याप्त माना जाता है। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। अन्य कारक। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक है। फ्रॉबेल ने घर को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फ्रॉबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। ये हैं बुद्धि, रोग और चोट, समुदाय, पालन या संरक्षण की दशाएं, परिवार और जनसंचार माध्यम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।